गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। आज ये आपके टेस्ट का डे 10 है। आज की इस वीडियो को आप लोग एक टेस्ट की तरह ट्रीट कीजिएगा या फिर आप लोग इसे अपना एक रिवीजन भी मान सकते हैं। आज के इस टेस्ट में मैं आप लोगों से यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूँ वैसे ही आप लोगों को लाइव चैट में कमेंट करके अपना आंसर बताना है। और जब आप लोगों का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आज के टेस्ट में आप लोगों का स्कोर क्या रहा। चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 1 मिनट और 35 सेकंड का टाइम दे रहा हूं और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 50 न्यूटन का बल 1/10 मिनट तक कार्य करता है, वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, यही आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को इस टाइप के कई क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पैटर्न के कई क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके समझा देता हूँ। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में हमें पता क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर, यानी पिंड का द्रव्यमान हमें पता है। द्रव्यमान m की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, 5 kg दी गई है, 5 किलोग्राम दी गई है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि 50 न्यूटन का बल यानी फोर्स F की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 50 न्यूटन यानी 50 न्यूटन दी गई है। फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1/10 मिनट तक कार्य करता है, यानी समय t की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 1/10 और किस में दी गई है, मिनट में दी गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो जब यहाँ पे 1/10 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 10 1 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60, 6 की मल्टीप्लाई 1 में करवा लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 6 और सेकंड, यानी 1/10 मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 6 सेकंड मिलेगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पे टी की वैल्यू को क्या लिख देता हूँ, नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 सेकेंड। ठीक है, जो हमने 1/10 मिनट को कन्वर्ट किया तो सेकंड में कन्वर्ट करने पर हमें 6 सेकंड मिल चुका है। अब यही टी की वैल्यू हमारी होगी, ध्यान रखिएगा। फिर हमसे पूछा गया वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो देखिए वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि को निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ए की वैल्यू को यानी एक्सीलरेशन यानी त्वरण की वैल्यू को निकालना होगा। फिर इसके बाद वी की वैल्यू को यानी अंतिम वेग को हमें यहाँ पे निकालना होगा, तब जाके हम यहाँ पे वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि को निकाल पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे F = m × a, यानी फोर्स = मास × एक्सेलरेशन होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ये फॉर्मूला कई बार मैंने आपको बताया। अब क्योंकि ए की वैल्यू को हमें निकालना है, एक्सेलरेशन को निकालना है, त्वरण को निकालना है, तो ए को लाएंगे आगे, a = F/m हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन = फोर्स अपॉन में मास, यानी त्वरण बराबर बल और बटे में द्रव्यमान हो जाएगा। फोर्स F की वैल्यू 50 न्यूटन और यहाँ पे द्रव्यमान M की वैल्यू 5 किलोग्राम दी गई है। सॉल्व करेंगे, 5 1 ज़ा 5 और 5 10 ज़ा 50 हो जाएगा। और क्योंकि एक्सेलरेशन को निकाल रहे हैं तो एक्सेलरेशन की यूनिट यानी त्वरण का मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें यहाँ पे ए की वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं यहाँ पे ये साफ करने जा रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे साफ कर देता हूँ। और ए की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ए की वैल्यू हमें मिली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए के आगे से क्वेश्चन मार्क मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। वैल्यू हमें क्या मिल गई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हमें वैल्यू मिल चुकी है। अब हम यहाँ पे v की वैल्यू को निकालेंगे। v की वैल्यू को निकालने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, v से मतलब अंतिम वेग से, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 50 न्यूटन का बल 1/10 मिनट तक कार्य करता है। तो देखिए हम यहाँ पे मान सकते हैं कि हमारा जो पिंड है वो प्रारंभ की अवस्था में
विरामावस्था में है। तो जब प्रारंभ की अवस्था में पिंड विरामावस्था में है तो इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, प्रारंभिक वेग u यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो v की वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ पे गति का पहला समीकरण यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस AT होता है ना, तो इसी इक्वेशन का यूज करेंगे और v की वैल्यू अभी हमें पता चल जाएगी। तो v इज इक्वल टू देखिए u यानी प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस a की वैल्यू जस्ट अभी हमने फाइंड आउट की 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे इनटू में t की वैल्यू हमारे पास थी 1/10 मिनट, सेकेंड में चेंज किया तो 6 सेकेंड मिला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इनटू में v इज इक्वल टू 0, तो आपका 0 ही रहेगा और 10 की मल्टीप्लाई 6 में 60 हो जाएगा। तो 0 + 60 करेंगे तो v की वैल्यू हमें 60 और मीटर पर सेकेंड में मिलेगी, क्योंकि वेग को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं अंतिम वेग को। तो 60 मीटर पर सेकेंड ये v की वैल्यू मिल चुकी है अब हमें। अब हम यहाँ पे वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि को आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको साफ कर देता हूँ और v की वैल्यू हमें क्या मिली 60 मीटर पर सेकेंड, ये मैं वहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर। तो यहाँ पे v की वैल्यू हमें क्या मिली 60 मीटर पर सेकेंड, और जो प्रारंभिक वेग था u की वैल्यू 0 थी, ये मैं साइड में लिख देता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि को निकालेंगे। तो गतिज ऊर्जा की बात हो रही है, फॉर्मूला यूज करेंगे ½ mv²। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे तो हाफ तो आपका ऐसे ही रहेगा, m की वैल्यू 5 किलोग्राम है, द्रव्यमान 5 किलोग्राम, v², देखिए v यानी अंतिम वेग अभी हमने जस्ट निकाला 60 मीटर पर सेकेंड मिला, और स्क्वायर है तो 60 × 60 2 बार करना होगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और ये 0 हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, देखिए 1 की मल्टीप्लाई 5 में तो 5 ही मिलेगा, यानी 5 × 30 × 60, 5 × 30 और × 60 बचा हुआ है। जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 × 30 × 60 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9000 मिलेगा, और जूल में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि को निकाल रहे हैं। तो 9000 जूल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कई तरीका है, आप यहाँ पे गति का दूसरा समीकरण यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे पहला समीकरण यूज किया, ये वाला जो मेथड है ये इजी है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये डिटेल में समझा दिया। अब जब दूसरी बार मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना, तो दूसरे मेथड से भी सॉल्व करवा दूंगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये लेंदी था, देखने में तो क्वेश्चन छोटा लग रहा था, लेकिन छोटा भी नहीं है और इजी भी नहीं है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए मैं चाहता तो ये क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम में सॉल्व कर देता, लेकिन फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं कि सर थोड़ा तेज पढ़ाया कीजिए। देखिए अगर मैं थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वहाँ पे समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, आप लोगों का समझना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में बताता हूँ। और अगर मैं तेज़ी से पढ़ाने लगूंगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम में इसी क्वेश्चन को आप 1 मिनट से कम में सॉल्व कर पाएंगे। तो ज़्यादा जल्दी ठीक नहीं होती, ध्यान रखिएगा। अगर जल्दी जल्दी में करेंगे ना तो फिर एग्जाम में तो आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। ऑप्शन ए दिया है लोहा, ऑप्शन बी सीसा जिसे आप लेड के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी दिया है सोडियम, और ऑप्शन डी तांबा दिया हुआ है। सो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है। करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, करेक्ट आंसर होगा सोडियम, जिसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है, तो ये है सोडियम। और इसके अलावा लोहा, सीसा जिसे आप लेड के नाम से जानते हैं, और तांबा, इन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता है। और मैं आपको बता दूं सोडियम के अलावा पोटेशियम जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अलावा लिथियम जिसे हम Li से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें भी चाकू से काटा जा सकता है। यानी ये भी धातुएं चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं हैं, लिथियम और पोटेशियम, और इसके अलावा सोडियम है। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको ऑप्शन में लिथियम और पोटेशियम भी लिखा हुआ मिल सकता है। सो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन देखने में आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन इतना इजी है नहीं। पहले सॉल्व कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, एक 6.0 या फिर आप बोल सकते हैं 6 मीटर, क्योंकि 6.0 का मतलब 6 ही होता है। तो यहाँ पे 6 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर रस्सी पर 1 मिनट में चढ़ जाता है। चढ़ते समय लड़के की शक्ति होगी, ये आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना करेक्ट आंसर बताइए। चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके समझा देता हूँ। सबसे पहले देखेंगे क्या क्या हमें पता है क्वेश्चन में। एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, द्रव्यमान m की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 50 kg दी गई है, 50 किलोग्राम। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है एक 6.0 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर रस्सी पर, यानी हाइट h की वैल्यू हमें क्या दी गई है, h जो हमें दी गई है यहाँ पे वैल्यू 6.0 मीटर या फिर आप बोल सकते हैं 6 मीटर। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे 6 मीटर लिख देता हूँ, ठीक है। 6 मीटर दी गई है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर रस्सी पर 1 मिनट में चढ़ जाता है। समय t की वैल्यू 1 मिनट, इसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा 60 सेकेंड। यहाँ तक हो गया। फिर हमसे पूछा गया कि चढ़ते समय लड़के की शक्ति P की वैल्यू को, पावर यानी शक्ति यानी सामर्थ्य को हमें ज्ञात करना है। P इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, W/T बेसिक फॉर्मूला, और W इज इक्वल टू mgh और अपॉन में T तो आपका रहेगा ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम G की वैल्यू को क्या लेंगे, जो स्मॉल g है, स्मॉल g की वैल्यू को हम यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, तभी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा क्वेश्चन ये इजी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू हमें दी ही नहीं गई थी, ये हमें अपने तरफ से लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए m की वैल्यू हमारे पास है 50 kg, जी की वैल्यू को हम यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, h की वैल्यू 6 है, यानी यहाँ पे 6.0 मीटर या फिर आप 6 बोल सकते हैं। फिर अपॉन में t की वैल्यू 1 मिनट, जिसको हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया, 60 मिला। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 6 से ये 6 कैंसिल, बचा क्या, 50 × 1 इज इक्वल टू 50 और वॉट में आएगा, क्योंकि सामर्थ्य यानी शक्ति को निकाल रहे, पावर को, शक्ति का मात्रक वॉट होता है। 50 वॉट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जब आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाए और आपको स्मॉल g की वैल्यू ना दी जाए, तो आप क्या कीजिए, एक बार 9.8 रखिए और एक बार 10 को रखिए। जो वैल्यू रखने पर आपका आंसर आ जाता है वही वैल्यू आपको पुट करना है, और इसके अलावा कोई यहाँ पे तरीका नहीं है, ध्यान रखिएगा। या फिर आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की, आपको वैसे ही पता चल जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। रक्त तप्त कोक पर वायु की अपर्याप्त मात्रा प्रवाहित करके निम्न में से कौन सी गैस प्राप्त होती है। ऑप्शन ए जल गैस, ऑप्शन बी कोल गैस, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 10 सेकंड का टाइम मैंने आपको दिया है। ये क्वेश्चन करीब मैंने आपको 7 से 8 बार कराया है। सो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। सो अब मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि रक्त तप्त कोक पर वायु की अपर्याप्त मात्रा प्रवाहित करके कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो जो गैस प्राप्त होती है वो होती है वायु अंगार गैस। कौन सी गैस, वायु अंगार गैस। ध्यान रखिएगा, जिसको हम प्रोड्यूसर गैस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रोड्यूसर गैस के नाम से भी जानते हैं। कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है, अगर इसके बाद भी आपने गलत किया है तो इसका मतलब आपने अपना रिवीजन नहीं किया। मैंने केवल और केवल ऑप्शन ही बदला है और इसके अलावा कुछ नहीं किया। और केमिस्ट्री के क्वेश्चन में ऑप्शन ही बदला जाता है, क्योंकि क्वेश्चन तो बदला नहीं जा सकता ना, ऑप्शन में ही चेंजेस किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, चाहे वायु अंगार गैस बोलिए चाहे प्रोड्यूसर गैस बोलिए, बात एक ही होगी। वायु अंगार गैस को प्रोड्यूसर गैस और प्रोड्यूसर गैस को ही वायु अंगार गैस बोलते हैं, ठीक है। तो रक्त तप्त कोक पर वायु की अपर्याप्त मात्रा प्रवाहित करके निम्न में से कौन सी गैस प्राप्त होती है, वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस। तो ये तो आपका ऑप्शन में दिया ही नहीं था। जल गैस था, कोल गैस था, प्राकृतिक गैस था, लेकिन ये तो था नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होता है, CO+N2 होता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद कर लीजिएगा। CO+N2 ये होता है वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये टोटली आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है,
एक लंबे सीधे तार में 12 एम्पियर की धारा बह रही है। तार से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना करेक्ट आंसर बताइए। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू 2I अपॉन में R, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अनंत लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, एक लंबे सीधे तार में, तार की लंबाई तो हमें यहाँ पे पता है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एक लंबे सीधे तार में 12 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी यहाँ पे धारा I का मान हमें क्या दिया है, 12 एम्पियर दिया है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि तार से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी यहाँ पे R की वैल्यू जो हमें दी गई है वो 48 सेंटीमीटर में दी गई है। ध्यान रखिएगा, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, आप सब लोगों को पता है। तो 48 में हम क्या करेंगे, 100 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो बस अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10 रेज टू द पावर -7। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू को हम क्या रखते हैं, 10 की घात -7। तो सीधे सीधे मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह इसकी वैल्यू को पुट कर दूंगा 10 रेज टू द पावर -7। फिर इसके बाद इनटू में यहाँ पे है 2I अपॉन में R। तो 2 और I की वैल्यू हमारे पास 12 एम्पियर है, ठीक है। तो देखिए 2 × 12 करेंगे तो सीधे सीधे मैं यहाँ पे 24 लिख देता हूँ, ठीक है। नहीं तो एक स्टेप और यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सीधे सीधे 24, क्योंकि 2 और I की वैल्यू 12 है तो 2 × 12 करेंगे 24 मिल जाएगा। और अपॉन में R की वैल्यू 48 सेंटीमीटर थी, मीटर में कन्वर्ट किया तो 48 और अपॉन में ये 100 हो गया, ठीक है। अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। B इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -7, ये तो रहेगा ही, और इनटू में है, देखिए ऊपर आपका 24 ये तो है ही, ये जो 48/100 है इसको ऊपर भेजेंगे ना तो पलट जाएगा, 100 हो जाएगा ऊपर और 48 आपका नीचे आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, 24 1 ज़ा 24 और 24 2 ज़ा 48 हो जाएगा। 24 दूनी 48 होता है ना। अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और ये 0 हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, 50 और इंटू में 1 50 और यहाँ पे 10 रेज टू द पावर -7, ये आपका इंटू में है। तो B इज इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 50 और इंटू में यहाँ पे 10 रेज टू द पावर -7 मिला हुआ है। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी एक स्टेप और सॉल्व करना है। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो B की वैल्यू 50 × 10 की घात -7 मिली हुई है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ B इज इक्वल टू 50 × 10 रेज टू द पावर -7 हमें मिला हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और 0 × 10 रेज टू दी पावर यहाँ पे -6 हो जाएगा। दशमलव मैंने यहाँ पे एक अंक के बाद यहाँ पे लगाया हुआ है, इसीलिए एक घात यहाँ पे कम हो जाएगी। तो इसको हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 5 × 10 रेज टू दी पावर -6 और बेबर पर मीटर स्क्वायर, बेबर पर मीटर स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 5 × 10 की घात -6 बेबर पर मीटर स्क्वायर कहाँ पे दिया है, ये दिया है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
सो क्वेश्चन देखने में भले ही आपको इजी लग रहा हो, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन आपको अच्छे से करनी होगी, इसीलिए मैं आपको एक एक स्टेप समझाता हूँ। मैं चाहता तो ये क्वेश्चन तुरंत आपको 20 सेकंड के अंदर सॉल्व करवा देता, तब आपको समझ में नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो थोड़ा बहुत जल्दी में रहते हैं, तो अगर जल्दी में रहेंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। जल्दी जल्दी में पेपर भी दे के आएंगे, फिर वही जल्दी जल्दी वाला आपका नंबर भी आएगा, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ जो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे आप अपना टाइम दीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन आप कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम आपको देना है ना, मुझे तो देना है, मुझे तो नहीं देना है ना। अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो ये क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे मात्र 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देता, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में सॉल्व करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। तो प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन कराया है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस तत्व को रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन को, ऑप्शन बी नाइट्रोजन को, ऑप्शन सी ऑक्सीजन को, ऑप्शन डी कार्बन को। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कई बार कराया है और आपका टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी हाइड्रोजन को। ध्यान रखिएगा, देखिए हाइड्रोजन को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस टाइप का तो मैंने आपको इतना क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है कि देखते ही आप इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। मैं आपको 50 सेकंड का टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन है, पानी से भरे टब में एक सिक्का 2 मीटर की गहराई पर रखा प्रतीत होता है। यहाँ पे प्रतीत हो रहा है यानी आभास हो रहा है। यदि पानी का अपवर्तनांक 1.3 हो तो टब में पानी की वास्तविक गहराई क्या होगी, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे और इस पैटर्न के लगभग सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। सो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू, ठीक है, अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वास्तविक गहराई, ठीक है, वास्तविक गहराई और अपॉन में होता है आभासी गहराई, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया है। तो अपवर्तनांक म्यू की वैल्यू हमारे पास 1.3 है, इज इक्वल टू वास्तविक गहराई हमें निकालनी है, ये तो हमें पता है नहीं तो इसको ऐसे ही लिखेंगे वास्तविक गहराई, और अपॉन में आभासी गहराई 2 मीटर हमें दी गई है। सिक्का 2 मीटर की गहराई पर रखा प्रतीत हो रहा है, प्रतीत का मतलब आभासी गहराई जो कि हमें 2 मीटर दी गई है। कुछ नहीं करना, वास्तविक गहराई को हम लिखेंगे अब आगे, इसी को निकालना है और 2 की मल्टीप्लाई हम 1.3 में करवा देंगे। तो जब आप 2 की मल्टीप्लाई 1.3 में यहाँ पे करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2.6 या फिर आप बोल सकते हैं 2.60, और किस में आएगा, मीटर में आएगा। चाहे आप 0 यहाँ पे लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2.60 या फिर 2.6 आप बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे दिया हुआ है 2.60 मीटर, ये ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की मात्रा की अपेक्षा बहुत कम होती है, वह विलयन निम्नलिखित में से कौन सा विलयन होता है। ऑप्शन ए संतृप्त विलयन, ऑप्शन बी तनु विलयन, ऑप्शन सी असंतृप्त विलयन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन थ्योरी पार्ट के बीच में से बना है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, आपकी बुक में आपको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर आपका होगा तनु विलयन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तनु विलयन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है मैं आपको बता दूं, देखिए इस विलयन में विलय की मात्रा विलायक की मात्रा की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की मात्रा की अपेक्षा बहुत कम होती है, वह विलयन निम्नलिखित में से कौन सा विलयन होता है, तनु विलयन यानी डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर मात्र आप 5 सेकंड में कर देंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर वाले चुंबकीय क्षेत्र में 10⁵ मीटर पर सेकेंड के वेग से पाई कोण पर, ठीक है, पाई कोण पर प्रवेश करता है।
प्रोटॉन पर आरोपित बल होगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन में मैंने एक छोटा सा चेंज किया हुआ है, इसके अलावा ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है। अगर आप समझ गए होंगे तो यहाँ पे आंसर भी आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन की ट्रिक क्या है। यहाँ पे देखिएगा जो पाई कोड लिखा है, पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। कई बार मैंने आपको बताया जब मैं आपको ट्राइग्नोमेट्री पढ़ाता हूँ, पाई का मतलब क्या हो जाएगा, पाई का मतलब होता है पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। यानी यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र में 10⁵ मीटर पर सेकेंड के वेग से ये जो प्रोटॉन है ये क्षेत्र से 180 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है। 180 डिग्री है, इसका मतलब समांतर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा समांतर। देखिए जब 0 डिग्री होता है या फिर 180 डिग्री होता है, समांतर होता है ना, तो 180 डिग्री समांतर है। फॉर्मूला का यूज करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, F = QVB sin थीटा, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 180 है, तो साइन और थीटा की जगह 180 डिग्री रखेंगे, तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे 0 होती है। तो जब यहाँ पे साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे, 0 आ जाएगा। तो इसके पहले QVB, इसका मान चाहे जो भी आए, जब आप यहाँ पे QVB सब मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो वैल्यू मिलेगी उसकी मल्टीप्लाई जब आप 0 में करवा देंगे तो आपको 0 ही तो मिलेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 0 न्यूटन आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एक प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, ये हम लिखेंगे। फिर इसके बाद 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर वाले चुंबकीय क्षेत्र में, यानी B की वैल्यू यहाँ पे 2 न्यूटन पर एम्पियर, AMP लिख देता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पे मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है 10⁵ मीटर पर सेकेंड के वेग से वेग V की वैल्यू 10⁵ मीटर पर सेकेंड ये दी गई है। फिर यहाँ पे पाई कोण पर, पाई कोण मतलब क्या हो जाएगा, पाई का मतलब 180 डिग्री यहाँ पे हम ले लेंगे, ठीक है। 180 डिग्री यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पे 180 डिग्री है। 180 डिग्री इसका मतलब समांतर है, यहाँ पे समांतर की बात हो रही है, समांतर की बात हो रही है। तो वैल्यू हमारी क्या होती है थीटा की, 0 या फिर 180 डिग्री लेते हैं। तो यहाँ पे पाई दिया हुआ था तो हमें 180 डिग्री लेना ही लेना होगा। फिर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F = QVB sin थीटा। अब Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम है। फिर इसके बाद V की वैल्यू हमारे पास 10⁵ है, B की वैल्यू 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर है। फिर इसके बाद साइन थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, इस 180 डिग्री की वैल्यू, साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब 0 की मल्टीप्लाई इन सब में करवा दीजिए, इन सब की मल्टीप्लाई करवाइए, जो मिलेगा 0 में कराएंगे आपको 0 ही तो मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना, तो करेक्ट आंसर 0 होगा, जो कि 0 आपका कहीं दिया ही नहीं हुआ है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में ऐसे ही आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज किया जाता है, केवल मैंने यहाँ पे पाई लिखा बस, ठीक है, और क्वेश्चन पूरा चेंज, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन कराएं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए बोरेक्स लवण का फॉर्मूला लिखा है, एप्सम लवण का लिखा है, डोलोमाइट का लिखा है, ग्लोबर लवण का लिखा हुआ है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा मिलान गलत है, ठीक है। एक मिलान गलत है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है। करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए होगा बोरेक्स लवण। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं, Na2B4, फिर इसके बाद O7 होता है, क्या होता है 7, और यहाँ पे O क्या लिखा है 6 लिखा हुआ है, बल्कि होता क्या है Na2B4O7 डॉट 10H2O, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे O6 लिखा हुआ था और होना चाहिए क्या O7, तो इसीलिए ये वाला जो मिलान है गलत है, यही करेक्ट हो जाएगा। और एप्सम लवण का फॉर्मूला MgSO4.7H2 होता है। 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, कई बार मैंने कराया था जब मैं 2020 के एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, कहा था एग्जाम में आएगा और आया भी था।
और डोलोमाइट का फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ग्लोबर लवण का भी बिल्कुल सही है। सिर्फ यही बोरेक्स लवण में क्या हुआ, जीरो, यहाँ पे देखिए Na2B4O6, O6 नहीं O7 होता है, ध्यान रखिएगा बस। और यहाँ पे और सब सही है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, सुक्रोज अर्थात चीनी में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, क्वेश्चन कई बार कराया है, देखते ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। और देखिए ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड 2 वीडियो मैंने अलग से बनाई है, जहां पे मैंने सभी क्वेश्चन आपको करा दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज कराता हूँ वहां भी मैंने आपको कई क्वेश्चन कराए हैं। अब देखिए सुक्रोज अर्थात चीनी में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब सुक्रोज का फॉर्मूला यानी चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22 और O11 होता है। अब इसमें हमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या C की निकालनी है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम X मान लेंगे। कितने कार्बन है, 12 है, तो 12 इंटू एक्स करेंगे तो 12x मिलेगा, यानी C12 की जगह हम क्या लिखेंगे, C12 की जगह हम लिखेंगे 12x, फिर इसके बाद प्लस H22, H से मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, और कितने हाइड्रोजन, 22 इंटू 1 करेंगे 22 हो जाएगा। तो S22 की जगह अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 22 प्लस का साइन O11, O से मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, कितने ऑक्सीजन है 11 यानी 11, 11 और गुणे -2 करेंगे तो -22 मिलेगा। ये -22 और ये प्लस प्लस माइनस मिलके माइनस, यानी ऊपर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन हटेगा और -22 और इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे C12H22 O11 के ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं। अब सॉल्व करेंगे 12x, फिर यहाँ पे देखिए प्लस ये 22 में से 22 को लेस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, इज इक्वल टू 0, 12x इज इक्वल टू 0, या फिर x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0, यानी यहाँ पे सुक्रोज अर्थात चीनी में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सो ऑप्शन में 0 कहाँ दिया है, कहीं नहीं दिया, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 0 आएगा इसका आंसर। तो 0 दिया नहीं है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से सोडा लाइम किसका मिश्रण होता है। करीब 2-3 बार ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। 4 ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। 10 सेकंड का टाइम मैंने आपको दिया है, 10 सेकंड के अंदर आपको बताना है। क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है और आपका यहाँ पे टाइम कंप्लीट होने वाला है। मैं आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बता देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा NaOH + CaO। NaOH से मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस CaO से मतलब क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम और किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कई बार मैंने आपको बताया है कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सो आज के इस टेस्ट में मैंने आपसे टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे थे। आपको बताना है कि आपने 12 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट किए थे। ऑनेस्टी के साथ बताइएगा। वैसे तो पता है मुझे आपने कितना करेक्ट किया, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।